हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग अपने 3 क्लासें पहले कर चुके हैं, जिनके अंतर्गत ही हम ये अगली क्लास करने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत में हमने सबसे पहले अरबों का आक्रमण पढ़ा, महमूद गजनवी का आक्रमण पढ़ा, मोहम्मद गौरी को पढ़ा और मोहम्मद गौरी के बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना और दिल्ली सल्तनत में प्रथम वंश गुलाम वंश की स्थापना के विषय में आज पढ़ने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में जो है मोहम्मद गौरी के बाद उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाहौर के अधिकारियों ने मोहम्मद गौरी द्वारा जीते गए सभी प्रांतों का प्रमुख बना दिया और उसने ही दिल्ली सल्तनत में की शुरुआत की और एक नए वंश गुलाम वंश की स्थापना की। चलिए पढ़ते हैं उनके मुख्य मुख्य बातों को। दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में जिन कुल 5 वंशों ने शासन किया, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों ने शासन किया। 5 वंशों ने शासन किया और 5 वंश कौन कौन थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी। तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इनमें गुलाम वंश के जो नामकरण को लेकर हैं, विद्वानों में जो इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। फारसी इतिहासकार इसे मुइज्जी, कुतबी, शमसी या बलबनी वंशों में विभाजित करते हैं। फारसी इतिहासकार इसे और गुलाम वंश को भी मुइज्जी, कुतबी, शमसी और बलबनी वंश में विभाजित करते हैं। आधुनिक लेखकों ने उन्हें पठान, गुलाम, राजा, तुर्क, मामलूक या आरंभिक तुर्क की संज्ञा दी। चूँकि वे निश्चित रूप से पठान नहीं थे, इसलिए उनके लिए इस संज्ञा का प्रयोग उपयुक्त नहीं है। चूँकि राज्यारोहण के पूर्व समस्त दासता से मुक्त हो चुके थे, इसलिए उन्हें गुलाम शब्द उनके लिए उपयुक्त नहीं है। मामलूक शब्द जो है, मामलूक वंश जो है, तो मामलूक शब्द का आशय होता है मुक्त माता पिता से उत्पन्न गुलामों से, मुक्त माता पिता के से उत्पन्न गुलाम। चूँकि इसने दासता का आशय शेष रह जाता है, इसलिए इसे मामलूक कहना भी उचित नहीं है। प्रस्तुत प्रश्न पर दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात उपर्युक्त गुलाम वंश के सभी भारतीय शासकों को प्रारंभिक तुर्क शासक या तुर्क सुल्तान कहना बेहतर होगा। तो कुल मिला के यहाँ ये याद रखना कि 5 दिल्ली सल्तनत 5 वंश थे और ये गुलाम वंश की स्थापना होती है। इसे हम अन्य नामों से भी जान सकते हैं। प्रारंभिक तुर्क सुल्तान भी कहना बेहतर हो सकता है। अब इसके पहले शासक के विषय में पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी जो गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 में होती है। तो 1206 पर से ही कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल शुरू हो जाता है। 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क अधिकारियों और नागरिकों ने ऐबक को दिल्ली से बुलाया और लाहौर का शासक बनाया। इसके पहले ऐबक दिल्ली में था, दिल्ली से लाहौर बुलाया और शासक बना दिया लाहौर का। 24 जून 1206 को लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र शासक के रूप में शासन संभाला। उसने आरंभ में मलिक और सिपाह सालार की हैसियत से शासन किया, परंतु 1208 से 1209 में मोहम्मद गौरी के भतीजे और विधिक उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्ति के पत्र और सुल्तान की उपाधि प्रदान की। मतलब 1208 से 9 में ये इनके जो उत्तराधिकारी थे गौरी के गयासुद्दीन महमूद, इन्होंने ये दे दिया मुक्ति पत्र कि तुम अब दास नहीं हो और सुल्तान हो, सुल्तान की उपाधि दे दी। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासक बनने के पश्चात किसी नए क्षेत्र को जीतने की अपेक्षा अब तक जीते गए क्षेत्रों पर अपना मजबूत नियंत्रण बनाने पर ज़्यादा विश्वास किया। उसने अपने समकालीन विद्रोहियों को उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसने गजनी के शासक ताजुद्दीन याल्दोज के साथ, कहाँ के शासक? गजनी के शासक ताजुद्दीन याल्दोज के साथ अपनी शादी मुल्तान एवं सिंध के गवर्नर नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ अपनी बहन की शादी
तथा इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री की शादी कर दी। 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय, चौगान को पोलो वाला खेल भी जानते हैं, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई थी और लाहौर में ही उसे दफना दिया गया। कब मृत्यु हुई? 1210 में। कैसे हुई? चौगान खेलते समय, पोलो खेल खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण। अब कुतुबुद्दीन ऐबक एक शासक निर्माता के रूप में कैसे जन्मते चला? उसने दिल्ली में एक प्रसिद्ध जामा मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, जो कि लगभग 27 जैन और विष्णु मंदिरों को तुड़वाकर बनवाया गया था। तो कुव्वत उल इस्लाम जो बनाई गई मस्जिद 27 जैन मंदिर और विष्णु मंदिर को तुड़वाकर बनवाया गया था। यह मंदिर भारत में तुर्कों के द्वारा बनवाई जाने वाली पहली मस्जिद मानी जाती है। इसके अलावा ऐबक ने दिल्ली के प्रसिद्ध चिश्ती संत, अब ऐबक ने क्या किया? दिल्ली के जो है प्रसिद्ध चिश्ती संत थे एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये दिल्ली के एक प्रसिद्ध संत थे। इनकी याद में एक मीनार बनवा दी, कुतुब मीनार बनवाई। इनकी याद में क्या बनवा दिया? कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार को 4 मंजिलों का निर्माण कराना चाहता था, लेकिन जैसे पहली मंजिल का निर्माण हुआ उसकी मृत्यु हो गई। तो पहली मंजिल के निर्माण के बाद उसकी मृत्यु हो जाने के बाद क्या हुआ? इसका जो सपना है इसका 4 मंजिलों का, उसका अधूरे निर्माण को कार्य किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। और बताते बाद में थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने भी इसकी मरम्मत आखिरी में करवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या बनवाया? अजमेर में इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और अन्य मस्जिदों का भी निर्माण करवाया। अजमेर जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया वो पहले प्रसिद्ध चौहान वंशी शासक विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत मठ या सरस्वती मंदिर था। तो जहाँ पे इनका 2.5 दिन का झोपड़ा बना है, 2.5 दिन का, वो पहले क्या था? चौहान वंशी शासक थे विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव, उन्होंने एक मठ है, संस्कृत मठ या सरस्वती मंदिर बनवाया था, जहाँ इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। ऐसा है कि बताया जाता है कि जो मस्जिद की दीवारें हैं वहाँ पर आज भी हरिकेल नाटक और इसके दरबारी जो कवि थे सोमकृत ललित विग्रहराज, सोमदेवकृत ललित विग्रहराज की कुछ पंक्तियाँ जो हैं आज भी अंकित देखी जा सकती हैं। अब चलते हैं ऐबक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। ऐबक कैसा व्यक्ति था ये जानते चले हम लोग। ऐबक बताते हैं कि एक दानशील व्यक्ति था। उसकी दानशीलता की वजह से उसे जो है इतिहासकार क्या कहते थे? लाख बख्श, मतलब लाखों का दान करने वाला था ऐबक, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। इतिहासकार थे एक मिनहाज उस सिराज, उन्होंने उनकी दानशीलता का उन्हें हातिम दुती की संज्ञा दी कि ये हातिम दुती है। कुरान का पाठ बताते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक अत्यंत सुरीले स्वर में किया करता था, इसीलिए उसको एक उपाधि कह दी गई, कुरान खां भी कहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ज्ञान का भी एक प्रेमी शासक था, ज्ञानी, थोड़ा नॉलेज वालेज रखने में विश्वास रखता था। उसके दरबार में हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर जैसे लेखकों को संरक्षण मिला। हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर जैसे। हसन निजामी जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संबंध में तो एक मिलता है ऐतिहासिक ग्रंथ, देखिए कौन सा? ताजुल मासिर। ताजुल मासिर जो ऐतिहासिक ग्रंथ है इन्हीं हसन निजामी का है। ताजुल मासिर जो है ऐतिहासिक ग्रंथ इन्हीं हसन निजामी का है और इसमें क्या मिलता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संबंध में जानकारी देने वाला प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये ताजुल मासिर जो है हसन निजामी का दिल्ली सल्तनत की स्थापना के विषय में जो है जानकारी देने वाला प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। हसन निजामी को जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का तो संरक्षण मिला ही मिला, मोहम्मद गौरी के संरक्षण भी मिला था इसको पहले। तो हसन निजामी पहले मोहम्मद गौरी के संरक्षण में था, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में आ गया, तो मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों का संरक्षण मिला। तो ये पूछ लिया जाता है कि कभी कि ताजुल मासिर किसकी ग्रंथ है ऐतिहासिक? तो हसन निजामी का है और इससे किसके विषय में जानकारी मिलती है? दिल्ली सल्तनत के विषय में, स्थापना के विषय में जानकारी मिलती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम मुख्य रूप से जो पढ़ेंगे, बीच में तो आते हैं आराम शाह या कुछ और इनके शासक बीच में आ जाते हैं जिनको हमको नहीं पढ़ना है। अब हम सीधे पढ़ेंगे इल्तुतमिश को।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बहुत थोड़े समय के लिए कुछ लोग आते होंगे, नहीं तो हम सीधा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1210 से पढ़ने वाले हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1210 से पढ़ने वाले इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश का शासन पढ़ने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। जो हम मुख्य है बस वही पढ़ रहे हैं, बीच के जो शासक हैं छोटे मोटे उनको हम पढ़ने वाले नहीं हैं अभी। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई तो इल्तुतमिश के सिंहासन होने से पूर्व एक देखो, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, इल्तुतमिश आए, लेकिन इल्तुतमिश के सिंहासन पर बैठने से पहले एक विवादित शासक आराम शाह, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बैठे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए आराम शाह को इल्तुतमिश ने पराजित कर लिया और अपने प्रभुत्व की स्थापना कर ली। विवादित शासक थे, थोड़ा शासन चला भी नहीं पा रहे थे वो, तो उनको अपदस्थ कर दिया इल्तुतमिश ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह को अपदस्थ कर इल्तुतमिश उनको हराकर उन्होंने एक नए वंश, इल्तुतमिश ने पद पर बैठ कर एक नए वंश की स्थापना की, शमसी वंश का शासन प्रारंभ हो गया। इल्तुतमिश जो था एक तुर्किस्तान का जो है एक इल्बरी जाति का एक तुर्क था। इल्तुतमिश तुर्क था और इसे जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसने क्या किया, लाहौर की बजाय अपनी राजधानी दिल्ली बना ली। लाहौर राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, अब उसने राजधानी क्या बना ली अपनी, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था। शासक बनने से पूर्व क्या कर रहा था, वो था बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। जब शासक नहीं था तो बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को हम लोग गुलामों का गुलाम, इतिहासकार लोग पढ़ते हैं, गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो ये बदायूं का गवर्नर था। अब दिल्ली जो राजधानी बनाई जाए, दिल्ली के विषय में एक नज़र में जानते हैं कुछ दिल्ली के विषय में। दिल्ली जो है प्राचीनतम नगरों में से था, प्राचीनतम नगरों में से एक था। महाभारत काल से लेकर अब तक बताते हैं कि दिल्ली 16 बार उजड़ी और बसी, मतलब दिल्ली में आक्रमण हुए, ख़त्म हुई, फिर से संपन्न हुई। तो बताते हैं कि महाभारत काल से लेकर अब तक दिल्ली 16 बार बसी और उजड़ी। महाभारत के अनुसार जो महारथी थे पांडव, अर्जुन ने खांडव वन को जलाकर इस शहर को सर्वप्रथम इंद्रप्रस्थ नाम से बसाया था। महाभारत के अनुसार देखा जाए तो अर्जुन थे, अर्जुन ने खांडव वन को जलाकर इस शहर को बसाया था, इंद्रप्रस्थ नाम से बसाया था, इंद्रप्रस्थ। 1000 ईसा पूर्व के लगभग 100 ईसा पूर्व के लगभग राजा दिलीप ने इंद्रप्रस्थ के नष्ट होने पर इसी स्थान पर दिल्ली नगर बसा दिया। राजा दिलीप ने दिल्ली नगर बसा दिया। दिलीप को दिल्लू नाम से भी पुकारा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली जो नाम पड़ा नगर का, इन्हीं शासक के नाम पर पड़ा। फिर देखते हैं तो ऐतिहासिक दृष्टि से जो दिल्ली शहर का संस्थापक था 11वीं शताब्दी में तोमर शासक अनंगपाल तोमर, मूल नाम था बिलानदेव थे, जो कि अपनी उत्पत्ति पांडवों से ही हुआ बताया उन्होंने। उसके बाद 1276 में गयासुद्दीन बलबन के समय पालम वावली अभिलेख में, कौन सा अभिलेख, गयासुद्दीन बलबन के समय पालम वावली अभिलेख में दिल्ली का एक और नाम मिलता है योगनीपुर। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि गयासुद्दीन बलबन के समय पालम वावली अभिलेख में योगनीपुर मिलता है। अब इसको दो तरह से पूछा जा सकता है, दिल्ली का एक और नाम योगनीपुर है, और ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली का नाम योगनीपुर किसके समय के अभिलेख में, किस अभिलेख में मिलता है। तो गयासुद्दीन बलबन के समय का एक अभिलेख है पालम वावली अभिलेख, उसी में मिलता है दिल्ली का एक नाम योगनीपुर। अब इल्तुतमिश ने क्या किया था, इल्तुतमिश ने अपनी सैन्य शक्ति को थोड़ा और मजबूत करने के लिए अपने शासन को, उसने एक 40 सरदारों का एक गुट बनाया था। क्योंकि ये इल्तुतमिश एक इल्बाई जाति का तुर्क था, तो शासक बनने से पूर्व उसने मुइज्जी जो मोहम्मद गौरी के समय के सरदार थे, उनको कहते हैं मुइज्जी, और कुतुबी जो ऐबक के समय के सरदार थे। सरदारों के विद्रोहों का दमन कर अब उन्होंने क्या किया, जो पुराने सरदार थे, मोहम्मद गौरी के समय के जो सरदार थे और जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के सरदार थे, इनको सोचा कि ये लोग कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। तो
इनको विद्रोह को इनको एकदम ख़त्म कर दिया और अपने 40 भरोसेमंद लोगों को एक गुट बना लिया, जिसे कहा गया चालीसा। 40 जो तुर्क सरदार थे उनका एक दल गठित कर लिया, जिसे इन्होंने नाम दिया तुर्कान ए चहलगानी नाम दिया, तुर्कान ए चहलगानी। इसे चरगान या चालीसा कहकर पुकारा गया। अब पढ़ते हैं इल्तुतमिश ने जो है तराइन के युद्ध के विषय में। तराइन का तृतीय युद्ध होता है। तराइन के हमने 2 युद्ध पढ़े, याद किया होगा पहले। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पड़े थे। तराइन का एक युद्ध और है, तृतीय युद्ध भी है, बहुत कम पढ़ने को मिलता है, पूछा भी नहीं जाता फिलहाल। चलिए आया तो पढ़ लेते हैं। इल्तुतमिश ने तराइन हरियाणा के तीसरे युद्ध में गजनी के शासक यालदोज को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। यालदोज को पराजित कर हत्या कर दी। इस प्रकार जो दिल्ली सल्तनत का गजनी से संपर्क था टूटा और दिल्ली सल्तनत और मध्य एशिया की राजनीति से स्वतंत्र पूर्णतः एक भारतीय राज्य बन गया। अब जो दिल्ली सल्तनत से गजनी का जो संपर्क बना था अभी तक कट गया वो। अब दिल्ली सल्तनत एकदम स्वतंत्र भारतीय राज्य बन गया। चंगेज खां के विरुद्ध इल्तुतमिश की क्या नीति थी, जरा देखते हैं। 18 फरवरी 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के अब्बासी खलीफा, बगदाद के खलीफा थे वो, अल मुंतसिर बिल्लाह के सम्मान में खिल्लत मानाभिषेक पत्र तथा निष्ठावानों के नेता के सहायक नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि प्रदान की। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने मानाभिषेक किया, निष्ठावानों के नेता सहायक मतलब कि नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद जब इनको मान्यता मिल गई खलीफा से तो इल्तुतमिश एक वैध सुल्तान बन गए और दिल्ली सल्तनत जो है एक वैध राज्य बन गया। खलीफा ही सर्वे सर्वा है, उनके आज्ञा के मतलब उनके परमिशन के बाद, उनके जो उपाधियों के बाद ये वैध बन गए। अब इल्तुतमिश ने शासन व्यवस्था में क्या क्या सुधार किया ये जानते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था जिसने परंपरागत शासन व्यवस्था में सुधार लाने का जो है प्रयास किया। इन्होंने इक्तेदारी व्यवस्था प्रारंभ की, इक्तेदारी व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था तथा मुद्रा को अपने शासन का मुख्य अंग बनाया। इल्तुतमिश द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था में इक्ताओं का प्रमुख स्थान है, इक्ताओं का प्रमुख स्थान था। इक्तेदारी व्यवस्था को मोहम्मद गौरी भी अपना चुका था, परंतु दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद इल्तुतमिश ही पहला शासक था जिसने इक्तेदारी व्यवस्था को प्रस्तुत किया, साहित्यिक दृष्टि से जो होता है एकता का अर्थ क्या होता है? एकता का जो अर्थ होता है भूभाग, भूखंड, कोई भी जमीन, किंतु वैवाहिक दृष्टि से या भूमि या राजस्व था। कहने का मतलब जो भूखंड होता था उससे जो राजस्व प्राप्त होता था वही राजस्व की बात की जा रही। तो जो किसी व्यक्ति या शासक को प्रदान किया जाता था, जैसे अब किसी को सेना के नेता को ही, सैनिकों को देने के लिए उनके गिरोह का मालिक को दे दिया गया एक भूखंड, कहा गया कि तुम उससे ही जो राजस्व में उससे अपनी सेना जो है खर्च चलाओ, अपना रख रखाव करो, वो चीज़। तो एकता का अर्थ है भूभाग। इल्तुतमिश प्रथम दिल्ली का सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। ये इल्तुतमिश ही था जिसने सर्वप्रथम दिल्ली, तो दोआब के आर्थिक महत्व को समझा इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश जो है ऐसा सर्वप्रथम सल्तनत का शाही सेना को संगठित करने में विचार किया। इसने क्या किया कि शाही सेना को संगठित किया जाए जिसकी भर्ती, वेतन, भुगतान तथा प्रशासन केंद्र सरकार के द्वारा होता था। मतलब ये सोचा जाए इल्तुतमिश के अधीन। इल्तुतमिश ने ही अंगरक्षकों का एक दल बनाया जिसका प्रधान सर जानदार होता था, उसने जिस शाही सेना को गठित किया उसे हस्मे कल्ब या कल्ब सुल्तानी कहा गया। उसने प्रांतों की भी सेना का गठन किया जिसे हस्म ए अतराफ कहा गया। मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश ने क्या किया? मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का योगदान दिल्ली सुल्तानों में सबसे अधिक है। इल्तुतमिश पहला सुल्तान जिसने क्या किया, पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। इसके सिक्के जो हैं चलाए जो पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। उसने 2 प्रमुख सिक्के चलाए, एक चांदी का, बहुत महत्वपूर्ण है, चांदी का टंका, एक क्या चलाया, चांदी का टंका चलाया, और दूसरा क्या चलाया, तांबे का जीतल। तो एक चांदी का टंका चलाया और तांबे का जीतल चलाए।
और ये शुद्ध अरबी में थे। चांदी के टंकों को रुपए का पूर्वज भी कह के पुकारा जाता है। चांदी का जो टंका है रुपए का पूर्वज भी कहा जाता है इसको, और ये 175 गेन का होता था। बाद में बलबन ने इसी वजन के सिक्के जारी किए। बलबन ने भी बाद में इसी वजन के सिक्के जारी किए। तो ये देख लीजिए, चांदी का टंका है, ये बहुत महत्वपूर्ण टंका चांदी का है, और जीतल है तांबे का। चांदी के टंके को रुपए का पूर्वज भी कहा जाता है। अब एक साहित्य कला प्रेमी के रूप में इल्तुतमिश की जो है कैसा था ये जरा देखते हैं। ये एक साहित्य प्रेमी शासक था। इल्तुतमिश जो था साहित्य प्रेमी शासक था। उसने क्या किया, राज्य के द्वारा चलाए गए 2 कॉलेजों की स्थापना की, जिनके नाम थे, इसने राज्य द्वारा 2 कॉलेज चलाए जिनके नाम थे म्यूजिया और नासिरिया कॉलेज। इल्तुतमिश ने 2 कॉलेज चलाए, नासिरिया कॉलेज और म्यूजिया कॉलेज। इल्तुतमिश के एक दरबारी लेखक का नाम मिनहाज उस सिराज था। तो इल्तुतमिश के एक दरबार में लेखक थे मिनहाज उस सिराज। इन्होंने लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था, एक पुस्तक तबकात नासिरी, जिसने बाद में तबकात नासिरी नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। तो तबकात नासिरी किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? मिनहाज उस सिराज का। इल्तुतमिश एक महान निर्माता शासक भी था। ऐबक के समय जो प्रारंभ हुई थी कुतुब मीनार, उसके निर्माण को इसने पूरा करवाया। उसने दिल्ली में मलकापुर नामक स्थान में अपने प्रिय पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में एक मकबरे का निर्माण भी करवाया। चूँकि तुर्कों के द्वारा भारत में बनाया जाने वाला पहला मकबरा था, इसलिए इल्तुतमिश को भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहकर पुकारा जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली में जो है स्वयं के मकबरा का भी निर्माण करवा लिया। दिल्ली में स्वयं के मकबरे का भी निर्माण करवाया था। कहाँ पे? दिल्ली में, जो कि भारत में स्क्रीच शैली में बना प्रथम मकबरा माना जाता है। इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज शमसी या शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया। नागौर राजस्थान में उसने एक प्रसिद्ध दरवाज़ा अतारकिन के दरवाजे का निर्माण करवाया। तो नागौर में दरवाज़ा का निर्माण करवाया राजस्थान में। इसी दरवाजे से प्रेरित होकर अकबर बताते हैं कि अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश जो है एक शासक निर्माता था। दिल्ली सल्तनत की नींव रखने में कुतुबुद्दीन ऐबक के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने का पूरा इन्होंने अथक प्रयास किया। इसके अलावा जो है प्रशासन में, न्याय व्यवस्था, सैन्य इत्यादि क्षेत्रों में इसने महत्वपूर्ण सुधार किए। इसीलिए इसको जो है इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश। तो आज हमने गुलाम वंश के आरंभिक चीज़ों को पढ़ा। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं आपसे जल्दी अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।